ये 3 वंस थे, तो आपने इवन पैरिटी बनाने के लिए इस रिडंडेंसी बिट में आपने 1 डाल दिया। R2 में आपके पास जो है वो ऑलरेडी 4 वंस आ रहे हैं, 1 1 1 1, तो आपने R2 के ऊपर आपने 0 डाल दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इवन वंस आ रहे हैं। ठीक है, R जो 4 है, जहाँ पे आपके थर्ड बिट्स चेक करनी थी, वो आपके पास 4 5 6 और 7 है। तो उसमें आपके पास इन चारों में आपके पास जो है R4 की जगह तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास R4 मौजूद है, रिडंडेंसी बिट डालनी है आपने। बाकी तीनों को कैलकुलेट किया आपने, तो आपके पास जो है 6 और 7 पे 1 आ रहा है और 5 पे 0 आ रहा है। तो ये इवन वंस थे, तो आपने 4 की जगह R4 की जगह ऑलरेडी आपने यहाँ पे इसको इवन बनाने के लिए 0 ही लिखा। इसी तरह से R8 है, R8 में आपके पास 8th पोजीशन पे तो आपने R8 डालना है, तो बाकी आपने चेक किया तो आपके पास 11th पोजीशन पे 1 आ रहा है। बाकी दोनों जगह आपके पास जो है वो 9th और 10th के ऊपर आपके पास 0 0 आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर आप इसे इवन बनाने के लिए जो है R8 की जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, अब आपका जो कोड डाटा जाएगा वो ये जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट डाटा है जो आपका सेंड होगा। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट डाटा जा रहा है, जिसमें आपके पास R8 या 8 पोजीशन पे 1 आएगा। ये आपके पास जो है वो साथ रिडंडेंसी बिट्स भी इंक्लूड होके जा रही है। ठीक है, तो डाटा एक्चुअल में क्या था आपके पास एक्चुअल में डाटा था ये वाला 1 0 0 1 1 0 1, और इसमें 4 बिट्स आपने ऐड किए हैं, तो 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये डाटा आपका रिडंडेंसी बिट्स की कैलकुलेशन के बाद जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये डाटा सेंड हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये सेंड हुआ है, और जो रिसीव हुआ है उसमें आप देखें एक बिट जो है वो चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमिंग कोड सिर्फ सिंगल बिट को आप कंसिडर करता है, तो हम एक बिट ही चेंज करेंगे ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें कि हमिंग कोड किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेगा। अब आपके पास ये जो रिसीव हुआ है डाटा, ये 7th आप देखें बिट जो है, इसके ऊपर डाटा 1 था और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है जी यहाँ तक? नो मैम, क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप आगे रिसीवर एंड पे पहुंच गए हैं। ये आपका डाटा रिसीव हुआ है एरर के साथ। रिसीवर एंड पे अगेन आप पैरिटी बिट्स उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता चलेगा जैसे आपने पहले निकाली है, आपको पता चलेगा R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, और आपके पास R4 यहाँ पे है और R8 यहाँ पर है। ठीक है जी, और उसकी जो कैलकुलेशन पहले आई थी आपने वो देखी है। ठीक है, अब आपने देखा है कि R1 आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया। आपने कहा R1 जो है वो 1 3 5 7 9 और 11 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपके पास डाटा क्या आना चाहिए, आपके पास रिडंडेंसी बिट 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी आपके पास 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो आपके पास ये जो डाटा जो था, ये आपके पास अगर आप देखें तो डाटा आपके पास रिडंडेंसी बिट क्या आई है आपके पास 1, ऐसा ही है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया है, आपके पास रिडंडेंसी बिट क्या आई है, यहाँ पे फर्स्ट बिट 1 आई है। ठीक है, ये आपने 1 कैलकुलेट किया। मैम एक क्वेश्चन है कि ये किस तरह पता लगेगा कि मतलब जो है रिडंडेंसी बिट जो है वो R1 पे ही आएगी, क्योंकि अभी तो हमने उसको कोड में कर दिया ना, तो वापस आपकी फर्स्ट पोजीशन जो है ना, फर्स्ट बिट जो है, आप हमेशा राइट हैंड साइड से फर्स्ट बिट देखेंगे, R1 फर्स्ट बिट पे होगा। R1 हमेशा वहां पे होगा जहाँ पे बाइनरी कोड में पहली बिट 1 होती है, और पहली बिट आपकी फर्स्ट पे ही 1 पे ही, जो फर्स्ट बिट होती है 1 बिट होती है, उस पे ही आपकी 1 होती है। ऐसा ही है ना, तो R1 हमेशा फर्स्ट बिट पे होगा आपके पास ये। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे डाटा आपके पास आ गया, अब रिडंडेंसी बिट आपके पास सेटिस्फाइड होगी। आपने कैलकुलेट करनी है R1 यहाँ पे, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है, 2 1 हो गए आपके पास, और यहाँ 0 0 है, ये 3 1 हो गए। तो आपके पास रिडंडेंसी बिट क्या आ गई, ये 3 है, तो इसको इवन होना चाहिए, तो रिडंडेंसी बिट आपके पास 1 होनी चाहिए। ऐसा ही है। ये रिसीवर एंड पे, ये आपने सेंडर से डाटा सेंड कर दिया, डाटा एरर के साथ आपके पास रिसीवर एंड पे आया है, लेकिन रिसीवर को पता नहीं है कि डाटा में एरर है।
उसने जो आपके पास एरर, पीछे जो आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं एरर चेकिंग की, वो उसने लगा के चेक की, उसको पता चला कि डाटा में एरर है। अब उसने उस एरर को डिटेक्ट करना है कि किस पोजीशन के ऊपर डाटा में एरर आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो उसकी रिडंडेंसी बिट्स जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। अब रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या किया, R1 हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 और 11 पे आपके पास जो है 1 होगा, फर्स्ट बिट 1 होगी एनी जगह पे, ये पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रिसीवर भी ऐसे ही देखेगा कि R1 आपके पास इन सब का कम्बिनेशन है, यानी कि आपके पास 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे और 11 पे पहली बिट जो है वो 1 है। तो वो चेक करेगा कि यहाँ कौन कौन सा डाटा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 11 पे 1 है, एक 1 हो गया, दूसरा 1 आपके पास 3 पे आ रहा है और तीसरा 1 आपके पास 1 पे आ रहा है। तो ये टोटल आपके पास 3 1 आ रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर 3 1 आ रहे हैं तो इट मीन्स कि रिडंडेंसी बिट जो आपके पास है वो 1 होनी चाहिए, ताकि आपका ये 3 का डाटा है ये इवन बने, ऐसा ही है ना। तो रिडंडेंसी बिट उसने कहा कि 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह R2 उसने कैलकुलेट की, R2 इज द कॉम्बिनेशन, R2 सेकंड बिट आपके पास कहाँ पर 2, 3, 6, 7 और 10, 11 पे आपके पास जो है वो 1 होती है। तो उसने कहा कि ठीक है R2 आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे डाटा 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, फिर 6 पे 1 है, 2 1s हो गए आपके पास, उसके बाद 10 और 11 पे 1 है, ये आपके पास 3 1s हो गए। 3 1s है, इट मीन्स कि आपके पास सेकंड बिट जो R2 आ रही है वो 1 होनी चाहिए। रिसीवर एंड पे है, उसने डाटा कैलकुलेट करके साथ भेजना नहीं है, उसने डाटा कैलकुलेट करके एरर निकालना है। तो वो अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रहा है कि R2 यहाँ पर आपके पास अगर आएगी तो R2 1 होनी चाहिए ठीक है। यहाँ पे इन कम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि ये ऑड आ रहे हैं आपके पास 1 सारे, तो R2 उसके पास 1 होनी चाहिए ताकि ये इवन बन सके, इवन पैरिटी पे काम करें हम। इसी तरह से R4 जब वो कैलकुलेट करेगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो 4, 5, 6 एंड 7 पे अगर आप आएंगे तो आपके पास डाटा क्या आ रहा है, आपके पास ये चार, इन चारों का कॉम्बिनेशन आ रहा है डाटा। और इन चारों में अगर आप देखें तो 6 पे सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी और कहीं पे 1 नहीं आ रहा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑड 1 आ रहे हैं, ठीक है। ऑड 1 आ रहे हैं, इट मीन्स R4 आपके पास जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और R8 आपने कैलकुलेट करना है, वो आखिरी इन चार बिट्स का कॉम्बिनेशन है। 8 पे भी 1 आ रहा है और 11 पे भी 1 आ रहा है। तो आपके पास क्या है, आपके पास 2 1s आ रहे हैं, तो R8 आपके पास 0 आना चाहिए। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन, जब आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास 0 1 1 1 आएगा, विच इज इक्वलेंट टू द बाइनरी नंबर ऑफ 7, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपका एरर 7th बिट पे आया है, क्या मुसीबत है। ये अगर आप ऊपर देखें तो ये 7th बिट थी जहां पे आपका एरर आया था, और ये आपने जिस वक्त कैलकुलेट किया है तो आपको पता चला है कि ये 7th बिट आएगी। क्या मुसीबत है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ है आप लोगों को, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। मैम एंड से थोड़ा बता देना। एंड से मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये जो रिसीवर एंड का है ये मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। आप देखो रिसीवर एंड पे ये आपको डाटा मिला है और ये डाटा 7th बिट पे चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये किसी भी बिट पे आप चेंज कर लें, किसी भी बिट पे चेंज कर लें, आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बिट आपके पास आ जाएगी, लेकिन सिंगल बिट एरर है, ठीक है। आपके पास R1 आपने निकालनी है, रिसीवर एंड पे R1 आपको नहीं पता आपने किस जगह डाली है या कुछ भी है, आपने सिंपल R1 कैलकुलेट करनी है। R1 आपके पास जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, कहाँ कहाँ 1 होती है, 1 पे 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, 9 पे 1 है, 11 पे 1 है। आपने इन सारी जगहों पे देखा 1 कितने आते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 पे एक, ये 2, ये 3, 11 पे 1, 1, 3 और 11 पे 1 है, बाकी सारी जगह ये 0 है। तो आपके पास 3 1s आ रहे हैं, तो R1 को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ताकि ये इवन पैरिटी कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो R1 पे उसने 1 लिख दिया यहाँ पे। सेम आपके पास R2 है, R2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो R2 पे सेकंड बिट कहाँ का 1 होती है, तो वो 2 3, ठीक है, 6 7 और आपके पास 10 11 पे 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1s कैलकुलेट करें तो आपके पास 11 पे 1 आ रहा है, 10 पे नहीं है, एक 1 हो गया, 6 पे 1 है, 2 1s हो गए, 3 पे 1 है, 3 1s हो गए, 2 पे 0 है आपके पास। तो 3 1s है,
तो आपके पास R2 भी 1 होनी चाहिए, तो ये भी आपके पास 1 है, ठीक है, ताकि आप इवन पैरिटी बना सकें। तो R4 आपने कैलकुलेट करनी है, R4 इन 4 बिट्स पे आपके पास 1 होगी। तो R4 पे आपने चेक किया तो इन चारों बिट्स में से सिर्फ 6 पे आपके पास 1 आ रहा है, तो आपने कहा ये 1 जो है आपके पास 1 आ रहा है, इवन पैरिटी आपने बनानी है, तो R4 को आपके पास 1 होना चाहिए, तो ये 1 आ गया आपके पास। इसी तरह R8 आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 8th पोजीशन पे भी 1 है और 11th पोजीशन पे भी 1 है। इन चारों बिट्स में से 2 1 हो रहे हैं, तो ऑलरेडी इवन 1 है, तो इसलिए R8 को 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास कम्बिनेशन आया एक। अब हमने ये देखना होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये बाइनरी किस बाइनरी नंबर के इक्वल, डेसिमल किस नंबर के इक्वल है, ये बाइनरी नंबर है, तो ये किस डेसिमल नंबर के इक्वलेंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली 7 जो आपके पास बाइनरी नंबर आता है, ये अगर आप देखें तो मैं शेयर कर दूं कितना क्या है, ये देखें ये 7 के इक्वलेंट आ रहा है बाइनरी नंबर, ठीक है, ये 7 की इक्विवेलेंट है, 111 आता है बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आपके पास जो है ये क्या हिसाब, ये आपके पास बाइनरी नंबर 7 की इक्विवेलेंट है, तो आप जो है एंड पे आप कहेंगे कि जी ये जो 7th बिट पे आपका डाटा है, ये एरर जो है वो डिटेक्ट हो गया कि इस स्पेसिफिक बिट के ऊपर ये वाला एरर जो है वो एरर दे रहा है, इस बिट पे एरर है, तो वो आपके पास अगर 0 होगा तो आप उसे 1 कर देंगे, और 1 होगा तो आप उसे 0 कर देंगे, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके पास डाटा के। ठीक है जी, क्लियर है, आप समझ आ गई है? ठीक है, आप इसको किसी भी और ऑल्टरनेट पे करके देख सकते हैं, किसी और डाटा को चेंज करके, बस सिंगल बिट को चेंज करके देखें आपके पास। आप इसी तरह से रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है वो डाटा जो है वो बता देगा बाइनरी नंबर की कौन सी बिट्स जो है वो कौन सी बिट पे एरर आ रहा है। तो आप बेसिकली डिटेक्ट करना होता है कि बिट कौन सी है, जो भी बिट होगी उस बिट पे आपका डाटा अगर 1 होगा तो आप उसे 0 कर देंगे, 0 होगा तो 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपके पास एरर होता है कि आप डाटा जो आपका वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया डाटा करेक्शन हैमिंग कोड, इसमें यस कोई मैम। प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी, अच्छा आज हम ये कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, आपके पास जो है वो डाटा लिंक लेयर है, उस पर काम होता है नॉर्मली। जितना भी आपके पास जो एरर कंट्रोल है वो सारी की सारी जो है वो डाटा लिंक लेयर पे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि डाटा लिंक लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक लेयर लेयर जो कि आपके पास इसमें मौजूद होती है, जो भी आपका ये है लेयर्स में। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, लॉजिकल लिंक्स। अच्छा, इसके बाद आपके पास 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं, एक आपके पास एरर कंट्रोल होता है, एक आपके पास फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, आपके पास एरर कंट्रोल तो ये है कि आप जो है वो देख के भेजें, एरर चेकिंग टेक्निक्स हैं, आपने एरर भेजा, फिर उसमें यह है कि सिंगल बिट एरर आ रहा है तो आपके पास जो है वो आपने उसको चेक कर लिया, उसके बाद सिंगल बिट एरर आपने वो कर लिया, क्लियर कर लिया। लेकिन अगर बर्स्ट एरर है तो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, आपने कहा कि जी हमें डाटा जो है वो रीसेंड किया जाए, डाटा सही नहीं। फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल ये है कि अगर मैं एक यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं इतनी तेज़ी से बोल रही हूँ कि आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही, आपका दिमाग जो है उसको कंसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर ये फ्लो कंट्रोल आ रहा है हमारे अंदर। मैं जो जिस स्पीड से डाटा भेज रही हूँ उस स्पीड से डाटा आपको हजम नहीं हो रहा, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे, तो इस चीज़ की कंट्रोलिंग जो है वो फ्लो कंट्रोल कहलाती है। कि अगर सेंडर डाटा जो है वो उतनी स्पीड से भेज रहा है जितनी स्पीड से जो रिसीवर है वो डाटा रिसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके पास यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोनों चीज़ें आपके पास मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली
is the technique which implies on the data link layer that tells the sender how much data it can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. वेट जी, एक मिनट, दोबारा से ओपन करूँ इस फाइल को। ठीक है जी, ये आपके पास फ्लो कंट्रोल आ रहा है। इसमें आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, पहली टेक्निक जो इसमें आ रही है दैट इज बेसिकली शेयर नहीं हुआ। अभी तो अच्छा, एक मिनट में देखती हूँ। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, अब शेयर हुआ। मैम नेटवर्क इशू नहीं है, कोई आपका लैपटॉप का इशू हो सकता है। ये मेरा लैपटॉप तंग कर रहा है, नेटवर्क नहीं इशू कर रहा, मुझे लैपटॉप ने अजाब डाला रहा आज। मैम इसकी कैशे मेमोरी चेक करें, कोई फिल अप ना होगी। नहीं, इसका वो सेंसर्स जो है वो तंग कर रहे हैं मुझे। अच्छा जी, ये आपके पास है कि अगर आपके पास जो है वो फास्टर जा रहा है डाटा, ठीक है, सेंडर ने बहुत जल्दी भेज दिया है, तो आपके पास किस तरीके से आप उसे कंट्रोलिंग करेंगे। और अगर आपके पास डाटा जो है रिसीवर जल्दी रिसीव कर रहा है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आपके पास बेसिकली दो टेक्निक्स जो है वो फ्लो कंट्रोल के लिए होती हैं। एक आपके पास है स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल और दूसरी है स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल आपके पास क्या है कि आप जो है वो वेट करें, ठीक है, एक सेकंड, ये आपके पास स्टॉप एंड वेट है। ठीक है, आपने एक फ्रेम सेंड किया, सेंडर है रिसीवर है, आपने फ्रेम सेंड किया, आपका डाटा जो है वो सेंड हुआ, उसके बाद रिसीवर से आपको एक्नॉलेजमेंट मिली। ये आपके पास देख रहे हैं आप, वेटिंग टाइम है, इतनी देर वेट करेगा ये इसको। ठीक है, उसके बाद इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी यहाँ रिसीवर से। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी ये दूसरा फ्रेम जो है वो सेंड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट। हर फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आएगी तो ये अपना जो है डाटा वो जो है नेक्स्ट डाटा सेंड करेगा। अगर सपोज ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, लॉस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कहीं गुम जाती है या नहीं आती जिस भी वजह से, तो आपके पास जो रिसीवर है, सेंडर जो है, सेंडर जो है, सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं। सेंडर एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करेगा। अगर इसे ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती सपोज इन सम टाइम, तो फिर वो क्या करेगा कि वो ये फ्रेम जो है वो रीसेंड कर देगा, फ्रेम 1। ठीक है, उस टाइम के स्पेसिफिक टाइम के बाद फ्रेम 1 दोबारा से रीसेंड कर देगा, सपोजिंग दिस कि आपका रिसीवर जो है उसको फ्रेम 1 रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, या एनी रीजन। अब जब रिसीवर एंड पे अगर फ्रेम 1 रिसीव हो चुका है और एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची सेंडर को, तो रिसीवर समझ जाएगा कि जो है वो मैंने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी थी वो नहीं मिली। और अगर उसको फ्रेम 1 नहीं मिला होगा तो वो फ्रेम 1 को रिसीव कर लेगा। और अगर फ्रेम 1 जो है वो ऑलरेडी उसको रिसीव हो चुका होगा तो वो फ्रेम 1 को रिजेक्ट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ताकि सेंडर को नेक्स्ट फ्रेम का जो है वो एक कॉशन मिल जाए, वो दोबारा नेक्स्ट फ्रेम जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, जिसमें जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती नेक्स्ट जो भी फ्रेम है वो नहीं भेजा जाता और एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट किया जाता है एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो नेक्स्ट जो ओल्डर फ्रेम है, जो
ऑलरेडी आपने सेंड कर चुका है, कर दिया है सेंडर ने, वो ही फ्रेम जो है वो दोबारा से सेंड कर दिया जाता है। और रिसीवर अगर वो रिसीव कर चुका होगा फ्रेम तो उसे रिजेक्ट कर देगा, और अगर नहीं कर चुका होगा तो उसे रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। इसकी क्लियर हुआ है ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल। लाइक एक जा रहा है फ्रेम, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फिर फ्रेम जा रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो वो बहुत सिंपल है। हर फ्रेम की आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, आपको पता है जहाँ तक आप पहुँचे हैं उससे पहले के सारे फ्रेम जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट्स वेरी इनएफिशिएंट। लाइक आप एक भेज रहे हैं फ्रेम, वो रिसीव हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फिर आपका दूसरा फ्रेम जा रहा है, तो इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट। मतलब टाइम टेकिंग है ये बहुत ज़्यादा, कि जितनी देर में आप 2-3 फ्रेम्स भेज सकते हैं, भेज चुकते हैं, आप उस एक एक्नॉलेजमेंट का खाली वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच, बट ये आप उस जगह यूज़ करते हैं जहां आपने कंफर्म करना होता है कि डाटा सेंड हो चुका है या आपको डाटा अगले को मिल चुका है। ठीक है, उस जगह आप स्टॉप एंड वेट टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं एग्जांपल पे डायरेक्ट जा रही हूँ, उसको नहीं पढ़ रही हूँ। ये है जी आपके पास स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, अब स्लाइडिंग विंडो मींस कि अगर आपके पास एक विंडो है जिसके अंदर स्लाइड्स लगी हुई हैं, कि आपके पास जो ग्लास है आप उसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जितनी विंडो ओपन होगी आपको उतनी चीज़ जो है वो नज़र आएगी, उतना बाहर से जो भी व्यू है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपके पास वो स्लाइड मूव करते जाएंगे, आप जितना आगे जाते जाएंगे पिछला व्यू खत्म होता जाएगा, उससे आगे का व्यू आपको नजर आता जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें एक विंडो जो है उसका साइज जो है वो डिफाइन कर लेते हैं हम। सपोज वो 7 बिट का है। ठीक है, सेंडर भी और रिसीवर भी इसी को आपके पास जो है वो डिफाइन कर लेता है कि जी इतने बिट्स का जो है वो एक स्लाइडिंग विंडो मेरी होगी। अब डाटा उसने भेजना शुरू किया इस विंडो के अंदर से, उसने 0 भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा। ये आपके पास नेक्स्ट पे आ जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका ये है जी इसका कॉन्सेप्ट। डाटा 0 भेजा उसने। ठीक है, ये उसके पास 7 बिट्स की ये विंडो जो है वो बनी हुई है जो हाईलाइटेड है। ठीक है, इधर भी आपके पास हाईलाइटेड है ये चीज़। ये हाईलाइटेड तब है जब डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसने डाटा 0 भेजा, यहाँ पे डाटा जो है वो 0 डाटा सेंड कर दिया उसने डाटा। अब जब उसने 0 डाटा भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, विंडो को एक जगह से श्रिंक किया, लेकिन इसको आगे नहीं किया। आगे वो तब करेगा जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब 0 उसने डाटा सेंड कर दिया, उसने यहाँ से इसको श्रिंक कर दिया, लेकिन ये उसके फोकस में है। जब वो डाटा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो ये दोबारा से उस डाटा को अपनी विंडो के अंदर ले लेगा। डाटा 0 भेजा इसने, डाटा 1 भेजा। अब इसके पास क्या हुआ कि जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आई, अब डाटा यहाँ पे क्या हुआ, रिसीवर को डाटा 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। ठीक है, अब रिसीवर ने क्या किया, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजी। जैसे ही उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है, ठीक है, यहाँ पे उसने अपनी विंडो जो है वो आगे मूव कर दिया। ये एक्नॉलेजमेंट भेज के उसने अपनी विंडो आगे, अगर आप देखें 7 और 0 को, नेक्स्ट 7 और 0 को उसने अपने फोकस में ले लिया है, 0 और 1 को उसने निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 2 जैसे ही आएगी, ये दोनों नंबर्स उसने भेज दिए हैं। एक्नॉलेजमेंट 2 आई है, इट मीन्स कि नेक्स्ट जो सपोज टू गेट द डाटा है वो नेक्स्ट डाटा 2 है। ठीक है, जो उसने भेजना है। अब अगर एक्नॉलेजमेंट 1 वो भेजता तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डाटा जो है वो डाटा 1 होता। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट 2 आई है, इट मीन्स कि नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो डाटा 2 है। जैसे ही उसने एक्नॉलेजमेंट 2 भेजी है, यहाँ से जो विंडो उसने श्रिंक की थी वो विंडो आगे मूव कर दिया है रिसीवर ने, सॉरी सेंडर ने। ठीक है, अब वो 7 और 0 को उसने फोकस में ले लिया, ये आउट ऑफ फोकस हो गए उसके। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंड होके एक्नॉलेजमेंट मिल गई है उसको। अब वो डाटा 2 भेजेगा। ठीक है, फिर उसने डाटा 2 भेजा। जैसे उसने डाटा 2 भेजा, इसने क्या किया, डाटा 2 के रिसीव करने के साथ एक्नॉलेजमेंट 3 भेजी। एक्नॉलेजमेंट 3 का मतलब ये है कि अब वो जो है
वो डाटा 3 एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपके पास जो सेंडर होगा वो अगेन अपनी विंडो को मूव कर देगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसने डाटा 2 भेजा था, लेकिन अपने विंडो को आगे मूव तब तक नहीं किया था जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिली है उसने अपने डाटा को आगे अपनी विंडो को आगे मूव कर दिया। अब यहाँ पे जब एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दी तो रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने भी अपनी विंडो को आगे मूव करा दिया। सेंडर ने आगे मूव किया, रिसीवर ने भी आगे मूव कर दिया। ठीक है, अब डाटा 3 जब भेजा है, डाटा 3 इसने भेजा है, अभी भी आप देखें यहाँ पर ही इसके जो विंडो है यहीं पर मौजूद है, इससे आगे मूव नहीं की। क्यों? तब मूव करेगी जब आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसने डाटा 3 भेजा, ठीक है, और डाटा 4 भी भेज दिया, डाटा 5 भी भेज दिया। अब आप देखें डाटा 3, 4, 5 आ गया, लेकिन इसकी विंडो उसने आगे मूव नहीं की। जैसे एक्नॉलेजमेंट 6 आई है इसने इसको आगे मूव कर दिया 4 तक। ठीक है, अब आप रिसीवर एंड पे देखो, डाटा 3 मिला इसको, डाटा 4 मिला इसको। अब इसने यहाँ पे अपनी विंडो में कोई चेंज नहीं की, डाटा 3 मिल गया, डाटा 4 मिल गया, उसने यहाँ पे अपनी विंडो को श्रिंक कर दिया। ठीक है, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट उसने भेजी, एक्नॉलेजमेंट यहाँ रिसीव हुई, तो आपके रिसीवर एंड के जो बंदा, रिसीवर एंड पे जो आपका नोड है उसने भी आपका जो है वो अपनी विंडो को आगे एक्सटेंड कर दिया, नेक्स्ट पे ले गया जो भी बिट्स आ रही थी उसके ऊपर। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक विंडो है, उसका एक साइज है, उस साइज से ज़्यादा आप अपने विंडो के अंदर जो है वो डाटा नहीं रख सकते। अब आपने जो है उस विंडो को, आप जिस वक्त उस विंडो के अंदर से इनिशियली सीक्वेंस वाइज डाटा सेंड कर देते हैं, अपनी विंडो को आप एज अ सेंडर श्रिंक कर देते हैं, लेकिन आप अपनी विंडो को श्रिंक करते हैं, अपनी विंडो को आगे मूव नहीं करते जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। रिसीवर ने भी क्या किया, डाटा रिसीव हुआ, अपनी विंडो को उसने श्रिंक किया। जैसे ही उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, जैसे ही रिसीव होगी तो जो सेंडर होगा वो अपनी विंडो को आगे मूव कर देगा। जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद अपनी विंडो को आगे मूव कर देगा, तो रिसीवर भी अपनी विंडो को आगे मूव कर देगा। ये आपके पास स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। इट मींस कि जब एक्नॉलेजमेंट जाएगी तभी विंडो जो है वो आगे मूव होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट इसका? यस मैम, कुछ कुछ ठीक है, आ गया मैम। ये आपके पास स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, समझ आ जाएगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे। ठीक इसमें है कोई मैम, इश्यू तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले मुझसे। मैम इतना काफी है। नहीं, एरर कंट्रोल भी कम खत्म कर लेना यार, 2-3 चीजें हैं इसमें, बस ये ज्यादा बड़ा नहीं है। एरर कंट्रोल क्या है जी? एरर कंट्रोल, एरर आपके पास इसमें आपके पास 3 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है एरर में। ठीक है, एक आपके पास आएगा जी, एक सेकेंड, सॉरी, अगेन रनिंग आउट टाइम। अच्छा, इसमें आपके पास 3 टाइप की चीजें आ सकती हैं। एक आपके पास डैमेज फ्रेम आ सकता है, एक आपके पास लॉस्ट फ्रेम आ सकता है प्रॉब्लम एरर में, और एक आपके पास लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट आ सकती है। 3 चीजें। डैमेज फ्रेम का मतलब ये है कि रिसीवर ने रिसीव किया है फ्रेम, लेकिन वो खराब है, उसके अंदर डाटा कहीं चेंज आ गया, कोई एरर आ गया, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कहीं प्रॉब्लम आ गया। लॉस्ट फ्रेम का मतलब ये है कि आपका डाटा जो है, जो फ्रेम है, वो रिसीव ही नहीं हुआ, फेल हो गया रिसीव होने पे। ठीक है, और आपके पास लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपका फ्रेम जो है वो रिसीव हुआ है, जो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है वो सेंडर को रिसीव नहीं हुई। ये 3 प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होता है, द पर्पस ऑफ ARQ यूज होती है इसके लिए, टू टर्न एन अनरिलायबल डाटा लिंक इनटू अ रिलायबल वन। आप बेसिकली ARQ क्या है आपके पास, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को हम ARQ कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास तब होती है जब आप कहते हैं कि आपके पास जो एक अनरिलायबल डाटा लिंक है, लेकिन आप उसको रिलायबल बनाना चाहते हैं, तो आप ARQ यूज करते हैं। 3 टाइप्स की ARQ आपके पास होती हैं। एक आपके पास है स्टॉप एंड वेट ARQ, एक है आपके पास गो बैक एन ARQ, एंड थर्ड वन है सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ आपके पास क्या है जी? स्टॉप एंड वेट ARQ, इसकी एग्जांपल जी आ गई आपके पास।
ये जी स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, आपके पास जो है स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या है, सेम सोर्स ने क्या किया, डाटा सेंड किया फ्रेम, फिर एक्नॉलेजमेंट आई, फिर फ्रेम सेंड हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट आई, फिर फ्रेम सेंड हुआ। अब आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी इसमें, फ्रेम लॉस्ट हो गया, तीनों हम चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है जिसका वो वेट करेगा कि ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी। एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब ये है कि नेक्स्ट आप एक्नॉलेजमेंट जो है 1 सेंड करेंगे। फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब ये है कि एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब ये है कि आपका जो फ्रेम 0 था वो मुझे नहीं मिला, अब आप नेक्स्ट फ्रेम 0 भेजें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्टॉप एंड वेट है कि आपके पास जो भी फ्रेम आपको नहीं मिल रहा, आप वो वापस उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं कि नहीं मिल रहा। अब आपके पास तीन प्रॉब्लम आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया। पहला तो ये था कि आपका जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रेम 0 रिसीव हुआ है लेकिन डैमेज है, तो उसने क्या किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, उसने एक्नॉलेजमेंट 1 भेजी है कि मुझे फ्रेम 1 भेजें। अब इस ड्यूरेशन में उसने वेट किया और इस फ्रेम 0 को एनालाइज किया, उसे पता चला कि ये डैमेज फ्रेम है, तो उसने दोबारा एक्नॉलेजमेंट 0 भेजी है कि मुझे फ्रेम 0 जो है वो सही नहीं मिला, आप दोबारा से फ्रेम 0 भेजें। तो ये फ्रेम 0 उसने दोबारा भेज दिया। ठीक है जी, अब ये आपके पास जो है वो फर्स्ट केस है कि जिसमें डैमेज फ्रेम आ गया। सपोज फ्रेम 0 लॉस्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, इस टाइम ड्यूरेशन में वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उसकी, इसने यहाँ वेट किया, तो आपके पास जो है इस वेट के बाद इस सेंडर ने क्या किया, दोबारा से, या सोर्स ने क्या किया, दोबारा फ्रेम 0 सेंड कर दिया। ये आपके पास लॉस्ट फ्रेम का केस है जिसमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं हुई। ठीक है, उसने नहीं भेजी रिसीवर ने। थर्ड केस आता है कि फ्रेम 1 उसको रिसीव, सॉरी फ्रेम 0 उसको क्या, फ्रेम 0 उसको रिसीव हो गया है। ठीक है, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है लेकिन एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि यहाँ पे उसके पास एक्नॉलेजमेंट कहीं गुम हो गई है, तो उसने फ्रेम 1 भेजने के बाद फ्रेम 0 उसने भेज दिया था, फ्रेम 1 भी भेज दिया था उसने, अब वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट 1 तो उसे मिल गई है, ठीक है, लेकिन सॉरी फ्रेम 1 उसने भेजा है, उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है, उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही नेक्स्ट कि उसने क्या करना है। ठीक है, अब फ्रेम 0 से रिसीव हो चुका है, फ्रेम 1 भी रिसीव हो चुका है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट 0 जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। इस केस में वो क्या करेगा, इस टाइम इंटरवल का वेट करेगा। जब उसे नहीं मिलेगी ये एक्नॉलेजमेंट, तो वो फ्रेम 1 जो है वो दोबारा भेजेगा, क्योंकि यहाँ फ्रेम 1 उसने भेजा था। ठीक है, तो अब ये एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब ये है कि उसको, अब ये ना ऑल्टरनेट पे जा रहा है, फ्रेम 0 1 0 1 0 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जब उसने फ्रेम 1 भेज दिया, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट अगेन 0 आनी थी कि दोबारा 0 भेजे। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उसे, तो इट मीन्स कि फ्रेम 1 जो है वो यहाँ पर उसे नहीं मिला, तो उसने इस टाइम ड्यूरेशन में वेट किया और फ्रेम 1 उसने रीसेंड कर दिया। अब एक्नॉलेजमेंट दोबारा उसने, जैसे ही फ्रेम 1 रिसीवर एंड पे मिला है, उसे पता चल गया कि ये डुप्लीकेट फ्रेम है, वो इसे या तो रिजेक्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और साथ ही उसने एक एक्नॉलेजमेंट 0 जो है वो दोबारा भेज दिया। उसने कहा जी अब मुझे नेक्स्ट फ्रेम भेजें, और मुझे ये वाला फ्रेम जो है वो मिल चुका है। ठीक है, ये आपके पास स्टॉप एंड वेट का केस आ जाता है, जिसमें आपके पास जो है वेट करना आपने तब तक जब तक आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। क्लियर है जी। उसके बाद आपके पास गो बैक NARQ आ जाती है नेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास गो बैक NARQ, मैं इसको भी एग्जांपल से आपको करवाती हूँ। ये अच्छी आपके पास गो बैक NARQ। ठीक है, गो बैक NARQ का मतलब ये है कि आप मल्टीपल फ्रेम्स भेज रहे हैं। अब स्टॉप एंड वेट में आप मल्टीपल फ्रेम्स नहीं भेज सकते थे, लेकिन गो बैक NARQ में आप मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकते हैं। अब इसने 0 फ्रेम 1 2 3 4 इकट्ठे भेज दिए उसने, लेकिन अब उसने क्या किया, यहाँ पे 2 उसको मिला, उसने 3 एक्नॉलेजमेंट भेजी कि अब मुझे फ्रेम 3 भेज दें। ठीक है, अब फ्रेम 3 उसको भेजा गया, लेकिन उसको फ्रेम 3 एरर के साथ मिला, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया उसने, और साथ ही उसने एक नैग भेज दी, नो एक्नॉलेजमेंट।
उसने कहा कि जी मुझे जो ये रिसीव हुआ है ये सही नहीं मिला, तो ये इसकी नो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आएगी। अब ये फ्रेम 3 भेजा है उसने, पहले एक्नॉलेजमेंट भेजी है कि फ्रेम 3 भेजो, उसने फ्रेम 3 भेजा है, रिसीव हुआ है। रिसीव होने के बाद उसने एरर था उसके अंदर, तो उसने नो एक्नॉलेजमेंट का फिर दोबारा भेजा है कि नो एक्नॉलेजमेंट 3, यानी कि जो फ्रेम 3 आपने भेजा है वो सही नहीं भेजा। अब भले से फ्रेम 4 जो है वो उसके पास पहुंच चुका है, लेकिन उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। क्यों? क्योंकि गो बैक NARQ में आपके पास सीक्वेंस में डाटा जो है वो रिसीविंग होती है। 3 रिसीव नहीं होगा तो 4 को वो रिसीव नहीं करेगा, चाहे इसने भेज दिया। अब शुरू में सारे रिसीविंग नॉर्मलाइज थे तो उसने सबको रिसीव कर लिया, लेकिन जैसे ही 3 रिसीव नहीं हुआ या रिसीव होके उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसने क्या किया, 4 को डिस्कार्ड कर दिया। अब जब दोबारा सेंडर भेजेगा, जैसे इसके पास नो एक्नॉलेजमेंट आई फ्रेम 3 की, अब भले से उसने फ्रेम 5 भी यहाँ पे भेज दिया था, तो उसको जब नो एक्नॉलेजमेंट 3 की आई है तो वो 3 भी भेजेगा, 4 भी भेजेगा और 5 भी दोबारा भेजेगा। ये आपके पास डैमेज फ्रेम का एक सिनेरियो आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास डैमेज फ्रेम है। इसमें आपके पास नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट आपके पास ये भी डैमेज फ्रेम है। ये आपके पास जो है वो लॉस्ट फ्रेम का केस आ रहा है। अब लॉस्ट फ्रेम में भी आपके पास 0 और 1 रिसीव हो गए, फ्रेम 2 लॉस्ट हो गया, फ्रेम 3 उसके पास पहुंच गया, लेकिन क्योंकि रिसीवर एंड पे जो है फ्रेम 2 नहीं पहुंचा था, तो उसने क्या किया, फ्रेम 3 को भी डिस्कार्ड कर दिया और साथ ही उसने नो एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि जी मुझे फ्रेम 2 भेजा जाए, मुझे फ्रेम 2 नहीं मिला। अब इस केस में उसने फ्रेम 4 भी भेज दिया था, लेकिन फ्रेम 4 भी रिसीवर एंड पे डिस्कार्ड हो गया और दोबारा से फ्रेम 2 भेजा गया, 3 भेजा गया और 4 भेजा गया। तो गो बैक NARQ में आपके पास क्या होता है, आपके पास बेसिकली सीक्वेंस में काम चलता है। अगर आपके पास जो है कोई बीच में एक फ्रेम भी जो है वो डिस्कार्ड हो जाए तो दोबारा से सारे सीक्वेंस में फ्रेम्स जो है वो दोबारा से भेजे जाएंगे। ये आपके पास है गो बैक NARQ। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। सेलेक्टिव रिजेक्ट में आपके पास क्या है, आप जो भी फ्रेम आपका खराब होता है, 0 भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, ठीक है, अब 2 में आपके पास नो एक्नॉलेजमेंट आ गई, एरर आ गया इसके अंदर, उसमें इतनी देर में उसने क्या किया, फ्रेम 3, 4 और 5 भी भेज दिया। जैसे ही उसे नो एक्नॉलेजमेंट 2 की मिली, उसने सिर्फ फ्रेम 2 जो है वो दोबारा से सेंड किया, बाकी वो सीक्वेंस में ही चलेगा। लाइक 5 तक अगर चल गया है तो आगे 6 से ऑनवर्ड भेजना शुरू करेगा। तो सेलेक्टिव रिजेक्ट में आपके पास ये होता है कि जो भी सिलेक्टेड फ्रेम है जो कि लॉस्ट हो चुका है वो दोबारा से सेंड किया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है?